I welcome you all once again क्लास ऑफ ब्रिटिश ड्रामा। और अब हम ड्रामा को खत्म करने के काफी नजदीक हैं, केवल 3 प्लेस बचे हुए हैं और 24 वी आर सक्सेसफुली कंप्लीटेड 21 प्लेस विद इन डेप्थ डिटेल। और आज का जो प्ले है उसे भी हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कीप योर पेन एंड पेपर विथ यू सो दैट ड्यूरिंग आवर इंटरेक्शन यू शुड बी एबल टू नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर। हाँ जी बताइए सर। हम लोग 23 नवंबर से ड्रामा का सेशन पढ़ रहे हैं। आपने 23 नवंबर से सारे ड्रामाज शुरू किए थे और सर हमेशा हम ही लोग हैंड रेज करते हैं आपसे पूछने के लिए। आज आपने हैंड रेज किया है, आदेश करें क्या पूछना है। Sure. Okay, so let's start today's session. Look Back in Anger by John Osborne. ये लिए काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये हर एक यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, बीए के सिलेबस में है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और चूंकि ये बहुत सारे लिटरेरी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए भी ये प्ले काफी इम्पोर्टेंट है। तो उन सारे मूवमेंट्स की भी यहाँ पे हम बात करेंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद लाइफ स्पैन ऑफ जॉन ऑसबॉर्न। Yes, Pratima, very well said. It's angry young man movement से related है। So the lifespan of John Osborne is 1929 to 1994. तो यहाँ से एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये पोस्ट मॉडर्न राइटर हैं और जिस टाइम पे ये लिख रहे थे उस टाइम पे और कई सारे लिटरेरी मूवमेंट्स चल रहे थे इंग्लैंड के अंदर, जिसमें कि सबसे बड़ा मूवमेंट था द मूवमेंट इटसेल्फ, जिसका नाम था द मूवमेंट, जो कि 1950 एंग्री मैन का कांसेप्ट मुझे नहीं क्लियर है। आप जरा कुछ इस पर लाइट ठोक रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं सब कुछ बताऊंगा यहाँ। अगर एंग्री यंग मैन आ गया तो आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। ओके, जैसा कि मैं सारे क्लासों में करता हूँ, कोई टर्मिनोलॉजी आ गई तो उसकी पूरी हम रूट को पोस्टमार्टम करके निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर शुरू हो गया, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें कि हम जानते हैं कि इस टाइम पे इंटरटेक्चुअलिटी शुरू हो गया था, इस टाइम पे एग्जिस्टेंशियलिज्म अपने पीक पे था, मूवमेंट पोइट्स ने अपने पोइम लिखने शुरू कर दिए थे, जिसमें कि किंग्सले एमिस, फिलिप लार्किन, जॉन वेन, रिचर्ड आर्लिंगटन, ये सारे जो थे इम्पोर्टेंट मूवमेंट पोइट्स थे। और इस टाइम पे ही ये जो नया मूवमेंट शुरू हुआ एंग्री यंग मैन मूवमेंट, उसके जन्मदाता में से जॉन ऑसबॉर्न और किंग्सले एमिस एक थे। तो उसकी भी हम बात करेंगे, बट इसके पहले हम जॉन ऑसबॉर्न की बायोग्राफिकल डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। So he was born in London in 1929 and he's known for his famous plays, especially Look Back in Anger. जब उन्होंने अपनी कैरियर की स्टार्ट किया था, कैरियर को जब पहली बार उन्होंने लिखा था 1950 के अंदर, तो उस टाइम पे वो जॉइंट राइटिंग किया करते थे, को राइटिंग किया करते थे, अकेले नहीं लिखते थे। तो ये नेट के एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है कि जॉन ऑसबॉर्न ने जो अपनी पहली नोवेल लिखी थी द डेविल इनसाइड हिम, तो ये किसके साथ मिलकर लिखा था? द डेविल इनसाइड हिम, ये इनका पहला प्ले है और ये को ऑथर किया है अपने गुरु के साथ, अपने मेंटर के साथ, जिनका नाम है स्टेला लिंड। और 1950 में इसे लिखा गया था और रॉयल थिएटर हडर्सफील्ड में इसे परफॉर्म किया गया। तो ये टाइटल जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। जब दूसरे प्ले की बारी आई तो उन्होंने दूसरा प्ले भी ज्वाइंट को राइटिंग किया था और इस बार उन्होंने एंथनी क्रेटन के साथ दूसरा प्ले अपना लिखा था, जो कि 1954 में परफॉर्म हुआ था और टाइटल था पर्सनल एनिमी। और जब तीसरा प्ले उन्होंने यहाँ पे पब्लिश किया है, वो भी ज्वाइंट राइटिंग था और अगेन एंथनी क्रेटन के साथ तीसरा प्ले इनका आया एपिटाफ फॉर जॉर्ज डिलन। यहां तक आते हैं कि उनकी जो राइटिंग मैच्योरिटी थी वो इतनी डेवलप हो गई कि अगला प्ले उन्होंने अकेले लिखने के लिए सोचा। It's a solo work that is Look Back in Anger in 1964 and it was opened at Royal Court Theatre
1965 में ही इसे रॉयल कोर्ट थिएटर में इसे प्रीमियर किया गया। और ये जो वर्क है ये एंग्री यंग मैन मूवमेंट का रिप्रेजेंटेटिव वर्क है। मतलब इस प्ले को पढ़ के हमें पता लग जाएगा कि एंग्री यंग मैन मूवमेंट होता क्या। जॉन ऑसबॉर्न का जो प्ले के साथ रिलेशन था, जो ड्रामा के साथ रिलेशन था, वो इतना गहरा था कि उनको घर से ज्यादा थिएटर अच्छा लगता था। He loved spending his time in the theaters rather than his home। और इसके ऊपर इनका एक रिमार्क है, इन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि आई डोंट लाइक द काइंड ऑफ सोसाइटी इन विच आई फाइंड माई सेल्फ। इसका मतलब कि मैं उस सोसाइटी में अपने आप को नहीं लाइक करता हूँ, पसंद नहीं करता हूँ जिसमें मैं रहता हूँ। मतलब सोसाइटी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर हिम, आई लाइक इट लेस एंड लेस। सोसाइटी को कहते हैं आई लाइक इट लेस एंड लेस। तो भाई लव किसे करते हैं? आई लव द थिएटर। I love the theater more and more because I know that it is what I always dreamed। तो ये कहते हैं कि मेरा सपना था थिएटर में काम करने का, थिएटर के बारे में लिखने का, प्लेस लिखने का। तो वो मेरा सपना जो है वो पूरा हो रहा है और मैं उसे लाइक हूँ। इट माइट बी अ वेपन। और कहते हैं कि ये जो प्ले लिखने का जो तरीका है ये शायद किसी वेपन से कम नहीं है। इसके थ्रू हम बहुत सारी चीजों को एक्सपोज कर सकते हैं जो कि एक वेपन नहीं कर सकता है। So I'm sure that it can be one of the decisive weapon of our time। ये जो प्लेस है और ये जो लास्ट लाइन है ये एग्जाम में आया था, नेट एग्जाम में आया था। ये किसका कोटेशन है? आई एम श्योर दैट ड्रामा इज वन ऑफ द डिसिसिव वेपन ऑफ आवर टाइम। Okay, so these are the biographical details of John Osborne। तो अब हम एंग्री यंग मैन मूवमेंट की बात कर लेते हैं। एंग्री यंग मैन मूवमेंट आप देख रहे हैं कि 1950s में शुरू हुआ था और इसी टाइम में द मूवमेंट भी शुरू हुआ था। द मूवमेंट अभी मैंने बताया कि ये एक पोएटिक मूवमेंट था और एंग्री यंग मैन मूवमेंट जो था ये एक नोवेलिस्ट मूवमेंट था। सो द एंग्री यंग मैन मूवमेंट के अंदर कौन कौन से थे? मेनली इसके अंदर नॉवेलिस्ट थे बट साथ में प्ले राइट्स थे। सो 1950s में इन्होंने अपने डिससेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस कर और उस टाइम पे जो मेल के अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन था उसे प्रेजेंट करना शुरू किया। तो दिस मूवमेंट एज यू कैन सी केम आउट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोग कितने फ्रस्ट्रेटेड थे, कितने खिल थे। एंड दिस यंग मैन बिलोंग टू द लोअर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास। मतलब नीचे तबके के लोग हैं जो अपने फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहे हैं। लोअर क्लास लोगों को ऐसे भी कोई पूछता नहीं। तो इस ये जो प्ले राइट्स हैं, ये जो नोवेलिस्ट हैं, इसमें अपने फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर हु इज रिप्रेजेंटिंग एंग्री यंग मैन। मतलब हर एक कैरेक्टर जो है इनके प्ले का और इनके नोवेल का वो एक एंग्री यंग मैन है। उसको बहुत गुस्सा आता है, हर बात में वो गुस्सा करता है, चिल्लाता है, रिवोल्ट करता है। सो दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द हाइपोक्रेसी ऑफ द अपर क्लास। अपर क्लास से इनको जलन है, अपर क्लास की इन्हें पसंद नहीं। सो दे रिबेल्ड अगेंस्ट अनफेयर ट्रीटमेंट डन बाय द अपर क्लास टू द लोअर क्लास। जिस तरह से अपर क्लास के लोग इनको बेइज्जत करते हैं उसके लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं प्ले और नोवेल के अंदर कैरेक्टर बनकर। तो आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि एंग्री यंग मैन मूवमेंट है क्या। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क मी और राइट यस इन द चैट। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो एंग्री यंग मैन मूवमेंट है ये किसने क्वाइन किया था, ये भी एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो ये क्वाइन किया था जॉर्ज फेरॉन। जॉर्ज फेरॉन जो कि रॉयल कोर्ट थिएटर के प्रेस ऑफिसर थे, इन्होंने पहली बार एंग्री यंग मैन मूवमेंट को यूज किया था जॉन ऑसबॉर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर के लिए 1956 प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कि ये एक एंग्री यंग मैन प्ले है। तो ये रॉयल कोर्ट थिएटर, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है।
और साथ में इनके जो प्रेस ऑफिसर हैं जॉर्ज फेरॉन, जिन्होंने इसे प्रमोट किया था, जिन्होंने इसे कॉइन किया था पहली बार। तो ये 1956 में पहली बार ये एंग्री यंग मैन मूवमेंट लिटरेचर में यूज हुआ है। ओके, इस ऐसा नहीं कि इसके पहले एंग्री यंग मैन मूवमेंट या एंग्री यंग मैन नामक कोई चीज थी ही नहीं, थी लेकिन लिटरेचर में नहीं थी। तो कहाँ थी? इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ नॉन फिक्शन, ऑटोबायोग्राफी में थी। लेस्ली पॉल की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका टाइटल है एंग्री यंग मैन, व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1951। तो इसके पहले भी ये एंग्री यंग मैन यूज हो चुका था लेस्ली पॉल के द्वारा उनकी ऑटोबायोग्राफी में। तो दोनों ही पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंग्री यंग मैन की बात यहाँ पे जब चल रही है। Now we should know who all writers are associated with Angry Young Man movement. तो इसके जो फाउंडर्स कहे जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले एंग्री यंग मैन को अपने प्लेज में प्रेजेंट किया, उसमें जॉन ऑसबॉर्न और क्वींसले एनिस का नाम आता है। और उसके बाद बहुत सारे और भी राइटर्स इनकी फिलॉसफी को फॉलो करते चले गए। तो उसमें हम नाम ऐड कर सकते हैं हैरोल्ड पिंटर का, फिलिप लार्किन का, जॉन वेन का, एलन सिलीटो का, जॉन ब्रेन एंड जॉन आर्डन। तो ये सारे जो हैं एंग्री यंग मैन मूवमेंट से रिलेटेड हैं, और इनके जो प्लेज हैं, इनके जो पोएम्स हैं, इनके जो नॉवेल्स हैं, ये सारे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कैरेक्टर को जो कि एंग्री यंग मैन। So this is the last slide. तो अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो ब्लू कलर में राइटर्स हैं ये एसोसिएटेड हैं मूवमेंट्स। द मूवमेंट जो मैंने बताया कि द मूवमेंट एक पोलिटिक मूवमेंट था जिसके जन्मदाता किंग्सले एमिस को कहा जाता है। साथ में फिलिप लार्किन, जॉन वेन, रिचर्ड आर्लिंगटन, ये सारे जो थे कंट्रीब्यूटर्स थे द मूवमेंट। तो साथ में एंग्री यंग मैन मूवमेंट से भी रिलेटेड है और द मूवमेंट से रिलेटेड है, दोनों ही मूवमेंट से ये रिलेटेड है। द लुक बैक इन एंगर को पहला किचन सिंक ड्रामा कहा जाता है, which is again a very important question asked in exams, in net exams so many times. तो एंग्री यंग मैन मूवमेंट और किचन सिंक ड्रामा में बहुत क्लोज रिलेशन है, बिकॉज एंग्री यंग मैन मूवमेंट में जो कैरेक्टर है, जो मेल कैरेक्टर है, वो एक फैमिली से रिलेटेड है, एक फैमिली सीन को रिप्रेजेंट करता है। और किचन सिंक ड्रामा में भी जो इंटायर प्लॉट है वो एक फैमिली के प्रॉब्लम्स के इर्द गिर्द घूमता है। फैमिली के प्रॉब्लम्स मतलब किचन के आसपास, किचन फैमिली का मतलब घर के आसपास, तो यहाँ पे इसे किचन कहा गया है। So this term was coined to describe British cultural movement that developed again in the same time during the Angry Young Man movement. तो हम एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, एंग्री यंग मैन मूवमेंट की जगह किचन सिंक ड्रामा को रिप्लेस कर सकते हैं, बट दोनों ही अलग कॉन्सेप्ट है, सेम नहीं। So again it appeared in theaters, novels and films. And इनके जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो कहे जाते हैं एंग्री यंग मैन। तो अभी आपको पता लग गया कि किचन सिंक ड्रामा इज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ एंग्री यंग मैन मूवमेंट। So this phrase, a kitchen sink drama, was used to describe a movie or TV show or a play that portrays the problems of everyday life. ये हो गया इसका डेफिनेशन। जो हमारी डेली की लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं उसको एक फैमिली के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, तो उसे कहा जाता है किचन सिंक ड्रामा। We can say it like soap operas. Very close, not exactly, but yes, very close. Okay. Because this drama shows the characters who are struggling with the issues like poverty. ऐसे कैरेक्टर्स जो कि पॉवर्टी से लड़ रहे हैं, गरीबी से लड़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ रहे हैं, इनफिडिलिटी से लड़ रहे हैं, इस टाइप के कैरेक्टर्स जो हैं वो किचन सिंक ड्रामा और एंग्री यंग मैन मूवमेंट के अंदर आते हैं।
तो ना, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आखिर वो कौन सा इंसान है जिसने इस टर्म को कॉइन किया होगा। अब कोई भी लिटरेचर के अंदर टर्म आता है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर इससे कॉइन किसने किया है। तो इस किचन सिंक ड्रामा को कॉइन किया था ब्रिटिश क्रिटिक डेविड थॉमसन ने अपनी 1975 की बुक बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ फिल्म to describe the films that were made in 1950s and 1960s. Okay, so अभी शैलेश जी का बहुत ही अच्छा सवाल है कि सर प्रॉब्लम प्ले में और किचन सिंक ड्रामा में क्या डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि प्रॉब्लम प्ले जो है वो सोशल प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है और किचन सिंक ड्रामा एक फैमिली के एक कैरेक्टर के प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है, सोशल प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। Everyday life of an individual, everyday life of an angry young man, but the problem play है that talks about the problems of one particular society. That's the basic difference, Shailesh, okay? Okay, तो ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है हर एक नेट एग्जाम के लिए भी, फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इट इज इम्पोर्टेंट टू पॉइंट आउट टर्म द किचन सिंक ड्रामा. So now we discussed what is angry young man movement, what is kitchen sink drama. Problem plays Galsworthy के भी हैं, problem plays जो हैं आपके George Not Shaw के भी हैं, तो बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने problem play को ऊपर लिखा है। अब हम बात कर लेते हैं वो कौन कौन से प्लेज हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जॉन ऑसबॉर्न के। तो पहला है डेविल इनसाइड व्हिच वाज रिटन विद हिज गुरु और मास्टर स्टेला लिंडर। दूसरा जो कि एंथनी क्रिटन के साथ था, पर्सनल एनिमी। तीसरा भी एंथनी क्रिटन के साथ था, एपिटाफ फॉर जॉर्ज डिलन। और पहला सोलो प्ले इनका, सोलो शॉट इन्होंने किया 1956 में, लुक बैक इन एंगर। देन एंटरटेनर, टाइम प्रेजेंट, इनएडमिसिबल एविडेंस, लूथर, अ पोर्ट्रेट फॉर मी। ये सारे जो है वो माइनर प्लेज हैं। शुरू के चार जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना। इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है, अ बेटर क्लास ऑफ पर्सन, जो कि नेट एग्जाम में आ चुका है। अ बेटर क्लास ऑफ पर्सन नेट के एग्जाम में मैचिंग का क्वेश्चन आया हुआ था, ऑटोबायोग्राफी मैचिंग। सर लास्ट साइड तो इसके पहले का। थैंक यू। ओके, तो ए बेटर क्लास ऑफ पर्सन एंड ऑलमोस्ट अ जेंटलमैन, जो कि अ बेटर क्लास ऑफ पर्सन का सीक्वल है। मतलब आप कह सकते हैं कि दो वॉल्यूम है इनके ऑटोबायोग्राफी के, एक अ बेटर क्लास ऑफ पर्सन है और दूसरा ऑलमोस्ट अ जेंटलमैन है। तो अब हम आते हैं लुक बैक इन एंगर पे, जो कि 1956 में लुक बैक इन एंगर सबसे पहले परफॉर्म किया गया था रॉयल कोर्ट थिएटर में, और 1957 में इसे पब्लिश किया गया था। तो दोनों ही ईयर आपको याद रखने हैं, स्टेज्ड इन 1956 एंड पब्लिश्ड इन 1957। और ये जो प्ले है एक ऑटोबायोग्राफिकल प्ले है, जिसमें कि जॉन ऑसबॉर्न अपनी खुद की अनहैप्पी मैरिज, जिसमें उनकी वाइफ ने उनके साथ पोल्ट्री किया था, उन्हें धोखा दिया था, और उनकी वाइफ का नाम था पामेला लेन। तो उसके बारे में इस प्ले के अंदर डिस्क्रिप्शन है। और इनकी वाइफ जो है पामेला लेन, वो इस प्ले के अंदर एलिसॉन को रिप्रेजेंट कर रही है। और इस प्ले का जो प्रोटैगनिस्ट है जिमी पोर्टर, वो खुद जॉन ऑसबॉर्न। हाँ जी, पहली वाइफ थी। सो अगर हम जेनरा की बात करें तो ये एक रियलिस्ट प्ले है that is focusing on the life and marital struggle of an intelligent and educated persons. हाँ जी नीतू जी, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल प्ले है। तो यहाँ पे हाँ जी 5 शादियां की थी, फिर भी उनका मन नहीं भरा था। तो यहाँ पे 2 क्लास स्ट्रगल जो है, बिकॉज यहाँ पे जो वाइफ है वो एक अपर मिडिल क्लास से है और जिमी पोर्टर लोअर क्लास से। तो यहाँ पे क्लास स्ट्रगल दिखाया गया। और ये जो टाइम चल रहा था, ये जो टाइम था, ये कैपिटलिज्म का, पोस्ट मॉडर्निज्म में लेट कैपिटलिज्म नाम का एक कॉन्सेप्ट आया था। लेट कैपिटलिज्म आप सबने पढ़ा होगा मार्क्सिज्म के अंदर।
तो वहां पे जो क्लास स्ट्रगल था उससे ये जो कैरेक्टर्स थे काफी इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे एक ऐसा हस्बैंड जो कि वर्किंग क्लास से है और एक ऐसी वाइफ जो कि अपर क्लास से है, तो उनके बीच का जो स्ट्रगल है फैमिली के अंदर आज भी वो दिखता है। अगर हस्बैंड वाइफ अलग अलग औकात वाले अगर शादी कर लेते हैं तो ये जरूर दिखता है। सो लुक बैक इन एंगर केम टू एग्जाम्पलीफाई अ रिएक्शन टू द अफेक्टेड ड्राइंग रूम कॉमेडीज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए कि आखिर ये जो एंग्री यंग मैन मूवमेंट था ये किसके रिएक्शन में आया, किसको अपोज करते हुए आया, किसके अगेंस्ट में आया। तो ये आया है ड्राइंग रूम कॉमेडीज के अगेंस्ट। ड्राइंग रूम कॉमेडीज जो थी ये ड्राइंग रूम के अंदर सेट होती थी और ये जो कॉमेडीज हैं ये पूरे फैमिली के हॉल के अंदर सेट होती है। ड्राइंग रूम एक कन्फिस्केटेड प्लेस है जहाँ पे पूरा का पूरा प्ले एक रूम के अंदर ही खत्म हो जाता है। और ये ड्राइंग रूम कॉमेडीज विक्टोरियन एज की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। विक्टोरियन एज में इस टाइप की कॉमेडीज लिखी जाती थी, स्पेशली बाय नोएल कोवर्ट, टेरेंस रेटिकन्स, etc. Even T.S. Eliot also has written one of the drawing room comedies. तो इसके अगेंस्ट में आया है एंग्री यंग मैन मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो प्ले है पूरा का पूरा प्ले केवल 17 दिनों में लिखा गया है और शिप के डेक पे बैठ के जॉन ऑसबॉर्न ने 17 दिनों में इस प्ले को कंप्लीट किया था। And it is also the first well-known example of kitchen sink drama, angry young movement, and realistic play. तो इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए और जो बायोग्राफिकल प्ले है, रियलिस्टिक प्ले है, किचन सिंक ड्रामा है, एंग्री यंग मैन मूवमेंट है। तो क्वेश्चन जो है कहीं से भी प्रोडक्ट किया जा सकता है। अगर हम थीम की बात करें तो इस थीम के अंदर कॉम्प्लेसेंसी है, सफरिंग है, एंगर है, ये तीन जो है इसके मेन थीम है। जहां पे जिमी बिलीव्स दैट लोअर क्लास पीपल who have suffered as he himself is suffering have an insight on the world that upper class people lack. ये कहते हैं कि जो लोअर क्लास पीपल हैं इनके पास जो इंसाइट है, इनके पास जो दिमाग है वो अपर क्लास लोगों के पास नहीं है। तो ये यहाँ पे जिमी पॉटर जो यहाँ के प्रोटैगनिस्ट हैं ये इनकी फिलॉसफी है। और ये कहते हैं कि जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेसेंसी मींस सेल्फ सेटिस्फेक्शन। उसके बाद 1989 में, हाँ जी बताइए। सर ये मेरे पूछना था कि जॉन गाल्सवर्दी का स्ट्राइप है तो उसमें भी क्लास स्ट्रगल है और इसमें भी क्लास स्ट्रगल है, तो वो भी एंग्री यंग मैन से रिलेटेड है? नहीं, उस टाइम पे ये मूवमेंट की कोई बात ही नहीं चल रही थी। अब ये जो 1950s में लोगों ने एक साथ लिखना शुरू कर दिया, तो जॉन गाल्सवर्दी तो इस टाइम पे नहीं थे ना। अच्छा, ये मॉडर्न एज का है। हाँ, ये मॉडर्न एज है। तो इस टाइम पे बहुत सारे जब राइटर्स लिखते हैं तब उसे मूवमेंट कहा जाता है। अगर एक राइटर कुछ लिख दे तो उसे कोई मूवमेंट नहीं कहा जाता। ओके, तो 1989 में, हाँ 1989 में इन्होंने एक सीक्वल लिखा इसी प्ले का और उसका नाम रखा डेजा वू। और ये भी 2020 नेट एग्जाम में आ चुका है, तो ये भी हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 1992 में डेजा वू, जब ये डेजा वू पब्लिश हुआ तो लोगों ने इसको बड़ा मजाक उड़ाया और इसका नाम डेजा सू कर दिया। तो उसकी वजह से इस पे काफी सारी कंट्रोवर्सी आई थी और ये फ्लॉप हो गया। इस प्ले के अंदर जिमी पॉटर का नाम जेपी, स्मॉल में एक्रोनिम जो है जेपी यूज किया गया है। एंड ही इज इन द मिडिल एज एंड नाउ ही इज हैविंग अ डॉटर विद एलिसन। उसका भी नाम जो है वो एलिसन ही, उसकी बेटी का नाम भी एलिसन है। और जब ये फ्लॉप हो गया उसके बाद इन्होंने लिखना बंद कर दिया और उसके बाद तो इनकी मौत हो गई। तो जो सीक्वल है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सेटिंग की। तो ये जिमी पॉटर और एलिसन पॉटर का जो घर है मिडलैंड में, जो कि इंग्लैंड का एक स्मॉल टाउन है मिडलैंड। यहाँ पे 1 रूम फ्लैट, केवल एक ही रूम है इसके अंदर, 1 रूम।
और पूरी सेटिंग जो है वो उसी रूम के अंदर 1 BHK। ओके, तो ये कहीं नहीं जाती है। 3 एक्ट का प्ले है जिसके अंदर एक्ट 1 में 1 सीन है, 2 में 2 सीन है और 3 में 2 सीन है। मतलब 5 सीन जो हैं वो केवल इसी रूम के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। तो सेटिंग जो है बिल्कुल इजी है। अगर हम टाइम की बात करें कि किस टाइम पे सेट किया गया है, तो इसे सेट किया गया है संडे के दिन। संडे का दिन का मतलब जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो घर पे होते हैं, हर कोई घर पे होता है। तो संडे को इसीलिए चूज किया गया था कि घर पे लोग कैसे रहते हैं संडे के दिन। सबसे ज्यादा जो झगड़ा होता है वो संडे को होता है, जो हस्बैंड वाइफ का होता है। तो ये वजह थी कि यहाँ पे जॉन ऑसबॉर्न ने संडे को चुना है। और यहाँ पे जो एक्सक्यूज मी सर, हेलो। हाँ जी सर, ये जो अच्छा, आपने बताया कि एक्ट 1 और एक्ट 2 और 3 में कितने कितने सीन है, जरा एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा सर प्लीज। ओके, वैसे मैं आगे बताने वाला हूँ। एक्ट 1 में 1 सीन है, 2 में 2 है और 3 में 2 है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, तो ये जो सेटिंग है इसकी अप्रैल मंथ में है और ईयर जो है वो एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, 1950s का टाइम। और वही अप्रैल ओनली। अब इसके जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि T.S. Eliot की जो पोएम है द वेस्टलैंड, जो कि स्टार्ट होती है अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। तो यहाँ पे अगर हम क्रूएलिटी को दर्शाना चाहते हैं तो यहाँ पे जॉन ऑसबॉर्न मानते हैं कि क्रूएलिटी को दर्शाने के लिए अप्रैल जो है वो सबसे अच्छा महीना होता है। एंग्री यंग मैन को एक्सप्रेस करने के लिए अप्रैल का महीना जो है अपने आप में काफी है। महीना खुद बोलेगा कि मैं कितना एंग्री हूं, मैं कितना क्रूअल। तो ये एक वजह है जो क्रिटिक बताते हैं, ऐसा जॉन ऑसबॉर्न ने कुछ नहीं कहा है। सो जिमी और एलिशन अपने 1 रूम के अपार्टमेंट में एक और दोस्त को रखते हैं जिसका नाम है क्लिफ लुइस। एक तो एक ही घर है और ऊपर से इन्होंने पेइंग गेस्ट भी रखा हुआ है, क्लिफ लुइस, हु इज आल्सो अ यंग वर्किंग क्लास मैन। और यहाँ पे जिमी पॉटर का दोस्त है, दोनों वर्किंग क्लास के हैं। Whereas एलिशन जो है वो एक अच्छे परिवार से है, अपर क्लास फैमिली से है। And in this play there is also a use of irony। ये भी एक एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे लिया है कि जिसमें आया हुआ था कि इस कौन से प्ले के अंदर आयरनी का यूज किया है प्ले राइट ने। तो इसमें लुक बैक इन एंगर उसका करेक्ट आंसर था, जिसमें जिमी जो है बहुत सारी आयरनी यूज करता है। और सबसे बड़ी आयरनी ये है जब अपनी वाइफ से कहता है इफ यू कुड हैव अ चाइल्ड एंड इट वुड डाई, और बाद में ऐसा हो भी जाता है। बाद में हमें पता लगता है कि उसका जो है एलिसन का मिसकैरेज है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। सो इट वाज well chosen line because Jimmy is often cruel towards his wife, listen, and also he is very cruel towards all other characters। ये जो protagonist है ये इसके किसी के साथ अच्छे संबंध नहीं, he is cruel towards everyone either। Some critics says that April also represents the change from spring to summer। That means there is a change in the season of life as well। तो एक इंसान का जो ट्रांजिशन होता है एक बुरे फेज से एक अच्छे फेज में, वो भी एक वजह है। क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जो जिमी पॉटर होता है बहुत क्रूअल होता है, और जब प्ले खत्म होता है तो वहां पे हस्बैंड और वाइफ का सेटलमेंट हो जाता है, दोनों खुश हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगते हैं। तो वहां पे एक ट्रांजिशन है, और वो ये जो अप्रैल का मंथ है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि जिस तरह से जो सीजन चेंज होता है उस तरह से यहाँ पे लाइफ का सीजन भी चेंज हो गया। So these are all the contextual details of the play। अभी हमने प्ले शुरू भी नहीं किया। इसमें एक और क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें पूछा गया है कि लुक बैक इन एंगर के अंदर किस कैरेक्टर को प्यूसिलैनिमस कहा गया है? सर थोड़ा हाँ जी प्रीवियस स्लाइड। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो किस कैरेक्टर को
प्यूसिलैनिमस कहा गया है। प्यूसिलैनिमस का होता है एक ऐसा कैरेक्टर जो कि पैसिव होता है और चीजों को विलिंगली एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे अलिसन को प्यूसिलैनिमस कहा गया है। एंड जिमी कॉल्स हर दिस बिकॉज he feels that she is very passive and unwilling to commit to any real course of action to change. She does not want to change. Okay. तो जिन लोगों ने पहली बार इस टर्म को सुना होगा काइंडली नोट इट डाउन, क्योंकि एक एग्जाम में पूछा गया है। और एक एग्जाम, हाँ जी सर मेरे लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था, सुन नहीं पाया ठीक से। ये जो लाइन है ना, ये पहली वाली, ये मैं बता रहा था कि ये एग्जाम में पूछा गया था प्यूसिलैनिमस जो है वो किस कैरेक्टर को कहा गया है लुक बैक इन एंगर में, और यहाँ पे राइट आंसर है अलिसन। एक एग्जाम में ये भी आया था कि क्लिफ और जिमी कौन सा बिजनेस करते हैं, सो दे आर रनिंग स्वीट स्टॉल जॉइंटली, दोनों मिलके एक मिठाई की दुकान, हलवाई की दुकान चलाते हैं। ओके, सो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आते हैं प्ले के ऊपर। सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। जब यहाँ पे कर्टेन रेज होता है तो यहाँ पे लिविंग रूम और किचन दिखाई देता है, किसका? तो जिमी पॉटर और एलिसन पॉटर का। और ये टाइम चल रहा है 1950s का, और दिन है संडे और टाइम है संडे की सुबह। सो जब यहाँ पे पर्दा खुलता है तो हमें दिखता है कि दो आदमी दो चेयर पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और एक वुमेन जो है वो कपड़े आयरन कर रही है किचन, क्योंकि इसमें एक ही रूम। तो यहाँ पे कपड़े आयरन करने का काम यहाँ पे किचन में चल रहा है, 1 BHK है। तो ये कौन से दो लोग हैं जो बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? राइट इन द चैट बॉक्स। तो यहाँ पे जो हाँ जी बिल्कुल, जिमी और उसका दोस्त जो है वो क्लिफ, जिमी एंड क्लिफ यहाँ पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और जिमी जो कि इन दोनों में टॉलर है, मतलब बड़ा है, कद में बड़ा है, जब वो न्यूज़पेपर पढ़ता है तो न्यूज़पेपर पढ़ के उसे गुस्सा आ जाता है और वो कंप्लेन करता है कि कितनी वाहियात चीजें इस न्यूज़पेपर में लिखी हुई हैं, और उस चीज को वो कंप्लेन करता है। और जब वो कंप्लेन करता है तो वहां पे उसकी जो वाइफ है उसे कहता है कि ऐसा लगता है कि ये सारे न्यूज़पेपर मेरे ससुर ने लिखा हुआ है, आई मीन तुम्हारे फादर ने लिखा हुआ है, जिसकी कोई मीनिंग नहीं है। तो ऑब्वियसली मतलब आपने टोन कसा है तो आपको सुनना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है थोड़ा हंगामा हो जाता है, साथ में क्लिफ भी बीच में आ जाता है, वो भी थोड़ा। So can you please change the color of this slide? It is not properly visible to me. Is it? You can zoom in and you can see. No, sir, it is clear, but the process which you are taking it is a little bit darker. Backside is darker, but when you raise these lines, it is all clear, and bright clear. ओके, ये ऐसा ट्रांजिशन ही है, इसमें कुछ जो लाइनें मैं प्रेस करूंगा तभी वो आएंगी, राइट? अगर आप मुझे कहेंगे चेंज करने के लिए तो देन आई विल टेक हाफ एन आवर टू चेंज द एंटायर ट्रांजिशन, सो प्लीज मैनेज विद दिस बिकॉज आई थॉट इट्स ओके सर, इट्स ऑलराइट। ओके, क्योंकि मैं कभी कभी अलग कलर इसलिए चूज करता हूँ कि हमारे आंखों के लिए थोड़ा सा कलर चेंज होते रहना चाहिए। सो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं, अपने मोबाइल को पोर्ट्रेट में कर लीजिए, इस तरह से पोर्ट्रेट में करके जूम इन कीजिए तो अच्छे से दिखाई देगा। ओके, प्लीज ट्राई टू मैनेज, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो यहाँ पे जो तीनों लोग बैठे हैं इनके बीच में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, और यहाँ पे जिमी अपनी वाइफ को एक्यूज करता है कि वो तुम जो हो बिल्कुल अलग हो, वाहियात हो, इंडिफरेंट हो, बदचलन हो, बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे अपने वाइफ को कहता है। स्पेशली इस प्ले के अंदर ये जो वर्ड है ऑब्लिवियस, ये हर बार वो यूज करता है। जब भी अपनी वाइफ को वो उलाहना देता है तो ये ऑब्लिवियस वर्ड यूज करता है। इसका मतलब तुम बिल्कुल अनजान हो इस दुनिया से, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। अब वो एक हायर सोसाइटी से है, अपर क्लास सोसाइटी से है, वो कैसे सुन लेगी इस बात को कि भाई मैं बिल्कुल अनजान हूँ, अनपढ़ हूँ।
तो फिर वो जिमी जो है वो क्लिफ को कहता है कि तुम क्यों चुप बैठे हो, तुम भी तो कुछ बोलो, तुम भी एक इग्नोरेंट पीजेंट की तरह आराम से चेयर पे बैठे हुए हो। तो यहाँ पे जो जिमी है उसका करेक्टर हर किसी के साथ ऐसा ही है, चाहे वो उसकी वाइफ हो चाहे यहाँ पे क्लिफ हो। और तभी जब क्लिफ इन झगड़े में कूदता है तो मामला और गर्म हो जाता है, उनके बीच का जो झगड़ा है वो और बढ़ जाता है। And just as quickly as the argument started, the mood in the room shifts again as Cliff start doting on Alice. और अचानक जो क्लिफ है वो यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करता है और अलिसन की तारीफें शुरू कर देता है। तो यहाँ पे जो क्लिफ कैरेक्टर है ये अलिसन को प्यार करता है और अलिसन कहती है कि कहीं ना कहीं मेरा जो हस्बैंड है इसमें मुझे सपोर्ट करता है, वो भी चाहता है कि मैं क्लिफ के साथ बातें करूं, उसके साथ रहूं। सो द टू आर वेरी फिजिकली अफेक्शनेट विथ ईच अदर, क्लिफ और एलिसन। और जिमी के सामने ही क्लिफ जो है उसकी वाइफ एलिसन को किस करता है, एलिसन के हैंड को, उसके फिंगर्स को अपने मुंह में रख लेता है। तभी जो है जब जिमी बीच में कूदता है एक पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट को लेके, उसका जो दिमाग है उसी सब चीजों में रहता है कि पॉलिटिक्स जो है वो वाहियात है, पॉलिटिकल चीजें किस तरह से पब्लिश हो रही हैं, और खासकर उसका गुस्सा उस न्यूज़पेपर के ऊपर है जिसके बारे में वो कहता है कि क्या अभी के जो पंडित हैं वो वर्किंग क्लास को सब्जुगेट कर रहे हैं। उसका एक सवाल है। सब्जुगेट मतलब वश में कर ले रहे हैं ये जो पंडित हैं। अब पंडित का मतलब यहाँ पे जो राइटर्स हैं, इस न्यूज़पेपर के जो राइटर्स हैं, क्या वो वर्किंग क्लास को अपने वश में कर ले रहे हैं, वर्किंग क्लास को बोलने नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है जिमी अपर क्लास के, अपर क्लास के लोगों के ही आर्टिकल इसमें सारी छपी हुई है, वर्किंग क्लास का कोई आर्टिकल नहीं है। और फिर अपनी वाइफ के ऊपर एक जोक मारता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑथर है तुम्हारा फादर है, और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी किसी सिडोनिम के अंडर में ये सारी चीजें लिख रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा फादर जो है वो एक अपर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करता है एंड ही इज वर्किंग इन द कॉलोनियल इंडिया। ऐसा लग रहा है, इसकी राइटिंग से ऐसा लग रहा है कि हिज फादर इज वर्किंग इन द कॉलोनियल इंडिया। हालांकि यहाँ पे जो लेसन है इसके फादर आर्मी के कर्नल हैं, बट यहाँ पे मजाक करने के लिए कुछ भी यहाँ पे जिमी बोल रहा है। उसके बाद फिर से तीनों के बीच में लड़ाई होती है और बात और तब बढ़ जाती है जब जिमी अपनी वाइफ के फ्रेंड्स के बारे में भी भद्दी भद्दी गालियां देता है और उसके शादी के पहले के जो रिलेशनशिप्स थे उसकी वाइफ के, उसके बारे में भी बड़े मुद्दे उखाड़ता है और बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब अब फ्रेंडली से जो एटमॉस्फेयर हो गया वो हॉस्टाइल हो गया, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर खत्म हो गया। जिमी यहाँ अपने वाइफ से फिर कहता है बहुत ही भद्दी गंदी आवाज में, हाउ मच मोर इंटरेस्टिंग, एनिमेटेड एंड इंटरेस्टिंग हिज एक्स लवर मैडलिन वॉज। मतलब इसके एक्स लवर की बात चल रही है, शादी के पहले जो एलिसन थी ये मैडलिन से प्यार करती थी और कहता है कि तुम्हारा जो मैडलिन है कितना एनिमेटेड इंटरेस्टिंग एक्स लवर था तुम्हारा। और आगे और भी भद्दी भद्दी बातें कहता है and his eventual monologue becomes running analysis of the failures and inadequacies of everyone else. हाँ जी बताइए। सर एक्चुअली मैडलिन इज एक्स विलन ऑफ जिमी। जी समझ नहीं है क्या बोल रहे हैं। हाँ ये जो मैडलिन है ये जिमी की एक्स लवर थी। हाँ जिमी की एक्स लवर थी ये। तो ये कहता है कि तुमसे अच्छी जो थी वो मैडलिन थी, राइट। थैंक्स फॉर द करेक्शन। सो यहाँ पे जो जिमी है ही कंटिन्यूज टू रैंट और आगे कहता है कि मेरी जिंदगी में जितने भी लोग हैं
हर कोई फेलियर है, कोई भी सक्सेसफुल मेरी जिंदगी में नहीं है। एंड एवरीवन इज हैविंग इनएडिक्वेट रिस्पॉन्सेस, इनएडिक्वेट रिसोर्सेस। तो ना कोई सुखी है और ना ही कोई सक्सेसफुल है मेरी लाइफ में। फिर तीनों यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि मामले को थोड़ा शांत किया जाए। तो अब वो कहते हैं कि चलो एक रेडियो में एक कंसर्ट सुनते हैं। जिमी जो है ये कंसर्ट भी नहीं सुनता है, बीच में फिर चालू हो जाता है और कहता है एलिसन इज आयरनिंग हिज क्लोथ्स टू लाउड। अब ये बीवी को कहता है कि तुम जब क्लोथ्स को आयरन करती हो तो बहुत चिल्लाती हो, और फिर अपनी वाइफ से हटके एक जनरल कमेंट देता है कि ये जो वेमेन है ये कुछ ज्यादा ही चिल्लाती। So this escalates into another argument. अब यहाँ पे जो तीन है इनके बीच में फिर से झगड़े हो जाते हैं और एलिसन इस झगड़े में उसका दिमाग जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और आयरन से वो थोड़ा जल जाती है। आयरन उसकी बॉडी में टच हो जाता है तो थोड़ी जल जाती है। जिमी जो है यहाँ पे अपोलोजाइज करता है कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अब जो उसकी वाइफ एलिसन है काफी गुस्से में है और कहती है मेरी नजरों से दूर हो जाओ, गेट आउट ऑफ माय साइट। और तभी यहाँ पे जो जिमी है यहाँ से चला जाता है। वो उसका ही रहा है, शुरू से अपनी वाइफ को उसका ही रहा है। अभी क्लिफ जो है वो एलिसन को जाके थोड़ा सहलाता है कि भाई तुम जल गई हो, देखो तुम्हें मलहम लगा लो, तो थोड़ा सा उसको कंसोल करता है। और वहां पे वो क्लिफ को कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे डर है कि अगर वो जिमी को बताएगी तो जिमी पता नहीं क्या रिस्पॉन्स करेगा, उसे जिमी से डर लगता है। तो यहाँ पे क्लिफ और एलिसन एक जो मैरिड लाइफ होती है उसकी क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, क्या क्या बुराइयां होती हैं, क्या क्या कठिनाइयां होती हैं, वो सारी यहाँ पे बातें करते हैं। फिर क्लिफ कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जिमी गुस्सा हो जाएगा तुम्हारी प्रेगनेंसी से, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती, अपने बच्चे को अबॉर्ट कर दो। क्या इतना ज्यादा लेट हो गया है कि अब अबॉर्ट नहीं किया जा सकता है? एलिसन कहती है हाँ, अब काफी समय गुजर चुका है और अब मैं अबॉर्ट नहीं कर सकता। उसके बाद एलिसन और क्लिफ एक दूसरे को किस करते हैं और तभी जिमी यहाँ पे एंटर करता है, यहाँ पे बैठ जाता है और न्यूज़पेपर खोल लेता है। So now he asks Allison about her bird. अब जिमी कहता है कि तुम्हारा जो भाव है वो कैसा है, और ये अच्छे के लिए नहीं पूछ रहे, मजाक कर रहे हैं, तुम्हारा भाव कैसा है। So this is another irony that Jimmy is making on Allison, and then tells them they look ridiculous slobbering over each other. और कहता है कि जब एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते हैं तो बहुत ही रिडिकुलस लगता है। क्लिफ यहाँ से चला जाता है हस्बैंड वाइफ को छोड़ के, और फिर जिमी और एलिसन एक दूसरे से थोड़ा बातें करते हैं और फिर अफेक्शनेट हो जाते हैं। तो अजीब कहानी, कभी झगड़ा और कभी प्यार। तो अभी यहाँ पे इनके बीच में थोड़ा सा प्यार शुरू हुआ है और जिमी और एलिसन जब एक दूसरे के करीब आते हैं गेम खेलते हैं, और इस गेम का नाम है बेयर एंड स्क्विरल। ये भी नेट के एग्जाम का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, 4-5 बार आ चुका है कि इस प्ले के अंदर कौन सा गेम खेला जा रहा है। तो गेम का नाम है बियर एंड स्क्विरल, जिसमें कि एलिसन स्क्विरल बनती है और जिमी बियर बनता है। इनके पास 2 खिलौने भी हैं, जिसमें कि एक खिलौना बियर है और दूसरा खिलौना स्क्विरल है। तो इसी को लेके ये दोनों गेम खेल रहे हैं यहाँ पे। सो जिमी टेल्स एलिसन दैट शी इज लाइक अ ब्यूटीफुल स्क्विरल एंड शी टेल्स जिमी दैट ही इज अ जॉली बियर। यहाँ पे वो कहती है कि जिमी मुझे तुमसे कुछ कहना है, मतलब यहाँ पे वो बताने वाली है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन समय उसका साथ नहीं देता है, क्योंकि तभी क्लिफ आके दरवाजा खटखटा देता है और कहता है कि तुम्हारे लिए फोन कॉल आया हुआ है लिसन, तुम्हें कोई बुला रहा है और इसका नाम है हेलेना। अब हेलेना जो है इस प्ले की एंटागोनिस्ट है, विलन है, जो इन शादीशुदा हस्बैंड वाइफ के जिंदगी में आ जाती है।
तो एलिसन यहाँ पे अपनी बात को बता नहीं पाई कि वो प्रेग्नेंट है और जिमी को पता नहीं चल पाता है बेबी। तो वो चली गई अब हेलेन से बात करने के लिए। हाँ जी, हेलेना जो है इसकी फ्रेंड है और जिमी नाउ टेल्स क्लिफ हाउ मच ही डिसलाइक हेलेना। जिमी कहता है कि हेलेना इसके पहले भी आ चुकी है और हाँ जी, हेलेना चार्ल्स उसका पूरा नाम है और वो काफी बदचलन औरत है, काफी बेहुदा औरत है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और कभी भी वो एक अच्छे रीजन के लिए फोन नहीं करती, जब भी फोन करेगी तो कुछ वाहियात ही सुनाएगी, कुछ गलत ही सुनाएगी। तो यहाँ पे फिर से एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है। क्लिफ कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, वो तुम्हारी वाइफ के हस्बैंड है, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नाउ एलिसन वापस आती है, फोन कॉल उसने रिसीव कर लिया है और यहाँ पे जिमी के पास एक लेटर आया हुआ है। वो चाहता है कि वो लेटर पढ़े और अपनी वाइफ को सुनाए, लेकिन उसके पहले ही उसकी वाइफ कहती है कि हेलेना एक नियर बाई ट्रेन स्टेशन पे आ चुकी है और वो अब घर आ गई, क्योंकि उसे बगल में कहीं कोई परफॉर्मेंस देना है और नियर बाई वेन्यू जो है वो कहीं है नहीं। तो वो एक वीक के लिए आ रही है और चूंकि और उसे रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा है तो वो यहीं पे रहेगी हमारे घर में। अब एक रूम है और अब 3 से 4 लोग। जिमी जो है यहाँ पे नाखुश है, वो कहता है तुम कितनी भोली हो, हाउ नाइव शी इज, तुम कितनी भोली हो, कोई भी तुम्हें पटा लेता है और तुम उसे कह देती हो कि आगे रही। सो ही विशेस समथिंग बैड वुड हैपन टू हर। ये कहता है कि तुम इतनी भोली हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए। और ये सबसे बड़ी आयरनी है जहां पे वो कहता है कि शी कुड हैव अ बेबी एंड द बेबी माइट डाई, क्योंकि जब तुम्हें बेबी होगा तो तुम इतनी भोली हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा और तुम बेबी का केयर नहीं कर पाओगे और मर जाएगा। तो यहाँ पे जो एलिसन है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, शॉक्ड हो जाती है, बट कहती कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे पार्ट 2 शुरू होता है। पार्ट 2 के अंदर 2 सीन है। जो पहला सीन है ये फर्स्ट सीन के 2 हफ्ते बाद शुरू होता है। मतलब अब हेलेन जो है इसके आए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं इस घर में। आई तो थी 1 हफ्ते के लिए, लेकिन अब दूसरा हफ्ता भी चल रहा है। और एलिसन जो है इस सीन के स्टार्टिंग में अपने किचन में है और यहाँ पे वो चाय बना रही है और यहाँ पे उसने एक स्लिप पहन रखा है। स्लिप जो होता है एक बनियान की तरह ड्रेस होता है, तो उसने केवल स्लिप पहन रखा है। While Jimmy can be heard playing the jazz trumpet। ये भी एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिमी कौन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है इस प्ले के अंदर? सो ही इज इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग ट्रम्पेट। ट्रम्पेट में वो जैज म्यूजिक बजाता है और जब वो बजाता है तो काफी पुअरली उसे बजाना आता नहीं कुल मिला के, तो बहुत ही गंदा बजाता है जब ट्रम्पेट बजाता है। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि टेबल सजा हुआ है और लंच का टाइम हो गया है और टेबल पे 4 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। टेबल इज सेट फॉर 4। और तभी यहाँ पे हेलेना एंटर करती है और इसके हाथ में एक सलाद का प्लेट है। तो अब इस टेबल पे 2 लोग आ चुके हैं। पहली है एलिसन और दूसरी है इसकी फ्रेंड हेलेन। तो अब यहाँ पे दोनों जब बैठेंगी तो कुछ तो बातें होंगी। सो एलिसन टेल्स हर इट हैज बीन अ वंडरफुल हैविंग हेल्प अराउंड द हाउस। एलिसन कहती है कि हेलेना जब से तुम इस घर में आई हो तब से मेरी जिंदगी अच्छी हो गई, आसान हो गई है, क्योंकि हर जगह तुम मेरी हेल्प कर देती। हेलेना कहती है कि कितना मुश्किल है एक साथ 2-2 मर्दों को संभालना। एक घर में 2-2 मर्दों को संभालना कितना मुश्किल है, तुम कैसे संभाल लेती हो। फिर वो हाउसवर्क की यहाँ पे चैटिंग होती है कि कैसे कैसे मैं हाउसवर्क निपटाती हूँ। फिर इन दोनों मर्दों की बातें होती है कि ये कैसे कैसे तंग करते हैं इन्हें। एंड हाउ द डोमेस्टिक डायनेमिक्स इन द हाउसहोल्ड हैव चेंज्ड सिंस हेलेना's अराइवल। और कहती है कि जब से तुम आई हो तब से इस घर का जो डायनेमिक्स है वही बदल गया है। तो काफी तारीफ करती है अपनी दोस्त की। फिर वो कहती है कि देखो जिमी जो है वो ट्रम्पेट बजा रहा है और हेलेना कहती है कि कितना गंदा बजाता है तुम्हारा हस्बैंड, कितना गंदा ट्रम्पेट बजाता है, ऐसा लग रहा है कि वो किसी की जान ले लेगा
इस ट्रम्पेट को बजा के जिमी इज ट्राइंग टू किल समबडी विद हिज ट्रम्पेट। तो यहाँ पे एलिसन कहती है कि ही हैड अ बैंड वंस, एक समय था जब वो एक बैंड में हुआ करता था, और शायद ऐसा लग रहा है कि वो अपनी हलवाई की नौकरी छोड़ के, अपनी कैंडी स्टॉल छोड़ के शायद फिर से वो बैंड ज्वाइन कर लेगा, कुछ ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे थे कि तो ऐसा ही लग रहा है। फिर यहाँ पे हेलेना पूछती है एलिसन से कि तुम्हारे और क्लिफ के बीच में क्या रोमांच चल रहा है, क्योंकि ये भी महसूस कर रही है कि ये क्लिफ के काफी नजदीक है। एलिसन कहती है कि हाँ, हम एक दूसरे के दोस्त हैं, हम एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन हमारा जो प्यार है वो नॉन सेक्सुअल है, इसमें कोई भी फिजिकल इंटीमेसी नहीं है। बिकॉज she likens it to being lazy and warm next to someone in bed. So यहाँ पे कहती है कि क्लिफ के साथ वो रिलैक्स फील करती है, जब उसके पास रहती है तो उसे मजा आता है। बट हेलेना जो है वो पूछती है कि क्या जिमी ने इसे अप्रूव किया है, क्या जिमी ने तुम्हें क्लिफ के साथ रहने को मंजूरी दी है। एलिसन कहती है कि बहुत मुश्किल है ये बात बताना कि उसको मंजूरी देता है कि नहीं, बट जिमी हैज हिज ओन सेंस ऑफ मोरालिटी। जिमी के पास अपनी ही कुछ मोरालिटीज हैं, मोरल वैल्यूज हैं, और उसके बेस पे मुझे जहां तक लगता है कि उसकी सहमति रहती है, मोस्टली ऑन एलिजियंस, उसकी सहमति जो है वो रहती है। इसका मतलब अगर कुछ बोलता नहीं है तो इसका मतलब सहमति है, मना भी नहीं करता, इसका मतलब सहमति है। क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि जिमी के सामने ही वो से क्लिफ जो है वो किस कर रहा है। सो क्लिफ फिट्स यूनिकली इनटू देयर लाइव्स। फिर वो आगे कहती है बिकॉज ही इज सो इजी गोइंग एंड गुड नेचर। क्लिफ जो है वो एक अच्छा इंसान है और बिल्कुल इजी मैन है, आराम से रहता है। सो दे हैड ट्राइड लिविंग विद जिमीज फ्रेंड ह्यू टर्न। वो कहता है कि उन्होंने जिमी का एक और फ्रेंड था जिसका नाम था ह्यू टैनर, उनके साथ भी रहा, ये लोग रहे थे। मतलब क्लिफ्टन के आने के पहले, क्लिफ के आने के पहले ह्यू टैनर इस घर में रहा करता था, लेकिन अब वो जा चुका है। He had gone old. Though Jimmy is still very fond of Hook's mother. जिमी जो है हुक्स की मदर के साथ इसके बहुत ही अच्छे रिश्ते थे। हुक्स की मदर से इसका अच्छा रिलेशन था, लेकिन the arrangement had become especially incendiary when Jimmy and Hugh had used their connection to Alice. तो कहती है कि तबाही तो तब आ गई जब जिमी और ह्यू ने मिलकर एलिसन को इनवाइट करना शुरू कर दिया अपनी ग्रुप में। ग्रुप वाले जो थे एलिसन को देख के एंजॉय कर, तो अब एलिसन जो थी ये कठपुतली बन गई थी, जहां पे ये जितने उचक्के थे यहाँ पे जिमी, ह्यू और उसके सारे दोस्त, ये सारे जो हैं ये अपने दोस्तों को बुलाते थे और एलिसन को बैठा के इसे मजाक किया था। वो कहती है कि उसके बाद तो बिल्कुल तबाही हो गई, जिंदगी वो टेरिबल हो गया। एंड एलिसन एलेबरेट्स फर्दर ऑन हर हिस्ट्री विद जिमी, और फिर आगे बताती है कि जिमी ने उसे किस तरह से परेशान किया है। हेलेना कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। Finally she tells Helena that she is tired of it all. वो कहती है कि अब मैं बहुत ही थक चुकी हूँ इन सब चीजों से, और अब तो ऐसा हो गया है कि जब जिमी घर में कदम भी रखता है तो मुझे डर लगता है, मैं कांपती हूँ। हेलेना कहती है why Alison has not told Jimmy about the baby yet. वो कहती है कि तुमने अपने बेबी के बारे में अब तक क्यों नहीं बताया। वो कहती है उसे भी नहीं पता है कि अभी तक उसने अपनी बेबी के बारे में क्यों नहीं बताया। बट she is also never wanted to be with anybody else. और वो कहती है कि मुझे ये भी नहीं अच्छा लगता कि मैं जो है सेक्सुअल इंटीमेसी किसी और के साथ करूं, ये मुझे पसंद नहीं। फिर यहाँ पे जो उसके खिलौने रखे हैं बेयर एंड स्क्वेरल, उसकी तरफ वो पॉइंट करती है, और she is pointing to a stuffed bear and a squirrel sitting atop a chest of drawers, और वहां पे वो हेलेना से कहती है affectionately
that those are their nicknames for children. ये कहती है कि जो स्क्विरल और बेयर हैं ये हमारे निकनेम्स हैं। हेलेना देन यहाँ पे एलिसन से कहती है कि देखो तुम्हारे पास जो है दो ऑप्शन है, या तो तुम यहाँ से भाग जाओ इस घर को छोड़ के, या अपने हक के लिए लड़ो। इधर यू शुड फाइट बैक, और जो एक वाइफ को मिलना चाहिए घर में वो तुम हासिल करो, या फिर तुम यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज एक दिन ये जिमी तुम्हें मार दे। ओके, they will kill you. और सर हाँ जी, सर यहाँ पे बेयर और स्क्वायरल किस चीज का सिग्निफिकेंस करते हैं? जैसे आपने कहा कि मतलब ये गेम का नाम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सर किस चीज का सिग्निफिकेंस है वो? ये एक इंटीमेसी का सिंबल है कि जब बियर और स्क्विरल साथ में रहते हैं तो एक दूसरे से गेम खेलते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो इनका जो है इमोशनल कनेक्शन है इन दोनों बेयर और स्क्विरल के साथ। एक आपने कहा कि ऑटोबायोग्राफिकल है, तो सर पर्सनली क्या जॉन ऑब्स्कन ऐसे ही थे जैसा इसमें दिखाया है जिमी को? बिल्कुल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मैंने बताया था कि जब ये सीन शुरू हुआ था तो वहां पे टेबल सजा हुआ था और डिनर का टाइम हो गया था, और दो लड़कियां पहले बैठी हुई हैं, हेलेन और एलिसन, और तभी क्लिफ और जिमी इन दोनों को ज्वाइन करते हैं डिनर के लिए। जिमी जब डिनर के लिए आता है यहाँ पे भी ही इज वेरी वर्बोस। वर्बोस मींस ही इज वेरी ओवर स्पीकिंग काइंड ऑफ कैरेक्टर। I request all of you to please mute yourself. Ankita Sharma, please mute yourself. Ankita, please mute yourself. Thank you. सो जब ये जिमी जो है यहाँ पे ज्वाइन करता है, जिमी और क्लिफ, यहाँ पे भी जिमी अपनी हरकतें शुरू कर देता है। स्टिल वेरी बेलिजरेंट, वेरी अनकाइंड, वेरी वर्बोस। और यहाँ पे भी वो हेलेन के साथ आर्गुमेंट शुरू कर देता है। वहां पे जो एलिसन है, शी टेल्स हिम दैट शी थिंक्स ही इज वेरी टायरसम। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि वो बहुत ही टायरसम है, यहाँ पे बहुत ही खिन्न आदमी है। इवेंचुअली हेलेन एंड एलिसन एक्सक्यूजेस देमसेल्व्स टू गो आउट। अब इनका डिनर हो गया है और हेलेना और एलिसन कहती हैं कि अब वो यहाँ से हेलेना और एलिसन कहती हैं कि अब वो दोनों यहाँ से जा रही हैं। यहाँ पे जिमी पूछता है कि संडे की नाइट को तुम कहाँ जा रही हो दोनों? वो कहती है कि हम चर्च जा रहे हैं। जब वो कहते हैं चर्च जा रही है तो यहाँ पे एक और आर्गुमेंट हो जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। और फिर यहाँ पे जिमी एलिसन के पास्ट के बारे में, उनका कितना पुअर कनेक्शन है चर्च के साथ, उनकी फैमिली के कितने पुअर कनेक्शन है चर्च के साथ। दे आर टोटली इररिलीजियस काइंड ऑफ पर्सन। तो ये कहता है क्या जाके करोगे तुम चर्च में? चर्च के साथ तुम्हारा तो खानदान, पूरी खानदान का रिश्ता नहीं है तुम्हारे चर्च के साथ। हेलेना बीच में इंटरवीन करना चाहती है। जिमी को अब नया टारगेट मिल गया। अभी तक तो केवल वो अपनी वाइफ को टॉन्ट करता था, अभी जिमी को एक नया टारगेट मिल गया। और यहाँ पे वो पूछता है उससे कि ये बताओ कि तुम यहाँ से जा कब रही? अब गेस्ट से कोई पूछ ले कि भाई तुम जाओगे कब, तुम कब जाओगे, तो वो कहती है कि मैं तो जाना चाहती हूँ। एलिसन कह रही है कि तुम रुक जाओ, तुम मत जाओ। जिमी यहाँ पे और भी गुस्सा हो जाता है। he is becoming more tired. क्लीफ लास्ट में यहाँ पे आता है और कहता है कि देखो तुम कुछ ज्यादा ही बोल चुके हो, इतना भी ज्यादा सीरियस इशू नहीं था चर्च जाना। और इस बार जिमी ने अपना टारगेट चेंज कर लिया और क्लिफ को डांटने लगता है कि तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले, ये मियां बीवी के झगड़े में तुम क्यों फंस रहे हो? और उसके बाद जिमी उठ के यहाँ से खुद ही चला जाता है।
और बड़बड़ा रहा है यहाँ पे जब वहां से जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ मोनोलॉग, जहाँ पे वो अपनी जिंदगी के ग्रीफ के बारे में खुद को कोस रहा है कि उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, लॉस ही लॉस है, ग्रीफ ही ग्रीफ है। और उसकी हालत तो इतनी खराब है कि वो अपने फादर की जो है वो कि डेथ के कगार पे हैं, वो विटनेस कर रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने फादर का ट्रीटमेंट करा सके। So he knows more about both life and death and the rest of them ever will. ऐसा वो कहता है कि जितने भी ये वाइफ हैं, मेरे दोस्त हैं, इन सब के पास लाइफ और डेथ को देखने का जो नजरिया है मेरे जितना नहीं, क्योंकि मैंने काफी नजदीक से इन दोनों चीजों को देखा है। और जब जिमी यहाँ पे एलिसन और हेलेना को मना करता है कि तुम्हें चर्च जाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जिमी भी यहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में हेलेना जो है एलिसन से पूछती है कि इतने वाहियात आदमी के साथ रहने के बजाय तुम अपने मायके क्यों नहीं चले जाती हो, तुम अपने फादर से हेल्प क्यों नहीं मांगते। तो यहाँ पे एलिसन कहती है कि तुम सही कह रही हो, मेरे फादर तो कल ही आ रहे हैं और मैं कल आते ही उनके साथ मायके चली जाऊँ। So now Alison thanks Helena that she has come here to help her. और जैसे ही उसके फादर आएंगे वो चली जाएगी। यहाँ पे जिमी जो है स्टेज पे एंटर करता है। He is totally distraught once again. He is shouting, crying, saying there has been some phone call. वो कहता है कि एक फोन कॉल आया हुआ है और मुझे पता लगा है कि वो जो इनका पिछला रेंटर था, जिनके घर में रहता था, हु की मदर के साथ इसके अच्छे रिलेशन थे। तो हु की मदर को एक स्ट्रोक आया हुआ है, एक सदमा आया हुआ है और उसे किसी के हेल्प की जरूरत है। तो वो कहता है अपनी वाइफ से कि क्या तुम मुझे कंपनी दोगी, क्या तुम मेरे साथ मेरे दोस्त के घर चलोगी। यहाँ पे एलिसन को इतना ही पहले भरा बुरा कह चुका है ये जो जिमी है, तो कहती है मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तो इस बात पे जिमी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है बेड पे, चिल्लाता है जोर जोर से, और तभी यहाँ पे कर्टेन बंद हो जाता है। और अब होता है सीन 2 शुरू होता है। अभी भी यही फ्लैट है, पूरा जो इनका सीन है वो एक ही सेटिंग है इसकी। और यहाँ पे एलिसन जो है अपने कपड़े पैक कर रही है अपने ड्रेसिंग टेबल पे। अब ये मायके जाने की तैयारी कर रही है क्योंकि इसके फादर जो हैं आ चुके हैं। इसके फादर का नाम है कर्नल रेडफर्न। तो ही सिटिंग इन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेज। और यहाँ पे कर्नल रेडफर्न कहते हैं कि तुम बताओ कि तुम्हारे अपने हस्बैंड के साथ कैसे रिलेशन चल रहे हैं, शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है। और ये मजाक भी करते हैं कि वो तो हमेशा यही सोचा करते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड जो है एक एजुकेटेड यंग मैन है, जिमी की तरह आदमी मिलना कितना मुश्किल है। और देखो वो इतना यंग मैन होके वो कैंडी की स्टॉल चला रहा है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। ही इज हाईली एजुकेटेड बट लिविंग अ लाइफ ऑफ अ सेल्समैन। एलिसन जो कहती है कि मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिमी ने कोई एक काम नहीं किया अपनी जिंदगी में, बहुत सारे काम किए, बहुत बार फेल हुआ है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो कैंडी स्टॉल है, जो हलवाई की दुकान है उसमें उसको मजा आ रहा है। He is enjoying in that work. फिर यहाँ पे कॉर्नर जो है वो पुरानी बातें गड़े बोलते उखड़ता है कि किस तरह से पहली बार जब जिमी जो है तुमसे मिलने आया था, तुम्हें रादर देखने आया था, मंगनी जब हो रही थी। So how he and his wife treated Jimmy during his courtship, their daughter. वो कहता है कि मैंने और मेरी वाइफ ने, मतलब कि एलिसन की मदद ने, किस तरह से जिमी को ट्रीट किया था जब पहली बार जिमी मिलने आया था। और कहता है कि मैं तो अपनी वाइफ के उंगली पे नाच रहा था। कर्नल साहब कह रहे हैं कि जब वो तुम्हें देखने आया था पहली बार, तो उस समय मैं अपनी वाइफ की उंगलियों पे नाच रहा था। एंड देन ही एक्सप्लेन्स एंड दो he had not really ever approved of Jimmy. और कहता है कि मैंने उस समय भी कहा था अपनी वाइफ से कि जिमी सही लड़का नहीं है हमारी बेटी के लिए, और आज वो बात सच हो गई है। मेरा जो डिसीजन था वो सच था, लेकिन तुम्हारी माँ की जिद की वजह से मैंने तुम्हारी जिमी के साथ शादी करवाई। और आज मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे और
जिमी के बीच की जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं। यहाँ पे एलिसन कहती है कि मेरी माँ ने तो इतना अच्छा काम किया, आप अपनी नजर में, वो कह रही है माँ को भी उलाहना दे दिया कि माँ ने तो शादी तो करा दी, लेकिन जिमी जो है अपनी सासू माँ की बहुत बेइज्जती कर, हर बार टोन कसता है कि तुम्हारा खानदान चौपट है, तुम्हारा खानदान पागल है, तुम्हारा खानदान अनएजुकेटेड है, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ वैसी है। तो यहाँ पे जो एलिसन है अपने फादर को ये कंप्लेन करती है और फिर आगे की और भी रिलेशनशिप के बारे में बातें करते हैं। फिर जो कॉलोनल रेडफोर्ड हैं वो अपने दिन याद करते हैं जब वो कॉलोनियल इंडिया में काम करते थे, इंडिया आर्मी के अंदर वो कर्नल हुआ करते थे। और उस टाइम पे ही एलिसन ने एक स्क्विरल खरीदा था और वही स्क्विरल वो आज तक वो लेके घूम रही है, तो वो उसका पेट है, एक खिलौना है, वो पेट खिलौना है। तो अब वो अपने सामान को पैक कर रही है और ड्रॉवर से उस स्क्विरल को निकाल रही है और सोच रही है कि क्या मैं इस स्क्विरल को साथ में लेके जाऊं या नहीं जाऊं। फिर वो डिसाइड करती है कि नहीं, मैं स्क्विरल को लेके नहीं जाऊंगी और वो फिर रोने लग जाती है। सर स्क्विरल को सिंबलाइज करती है कुछ? हाँ, स्क्विरल जो है एक कनेक्शन को सिंबलाइज कर रहा है, जो इनके सोल का कनेक्शन है उसे सिंबलाइज कर रहा है, क्योंकि जब भी वो स्क्विरल को उठाती है तो उसे लगता है कि जिमी जो है उसके पास है। और बियर? बियर खुद जिमी है। अब बियर जो है वो जिमी को रिप्रेजेंट करता है, बट जो स्क्विरल को उठाती है तो उसको ऐसा लगता है कि स्क्विरल वो खुद है, तो उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे बियर होना चाहिए। So there is a connection between a squirrel and a bear. Thank you, sir. Thank you. Okay. So अब यहाँ पे क्लिफ जो है वो एंट्री मारता है और कहता है कि अब गुड बाय बोलने का टाइम आ गया जिससे को अब वो अपने फादर के साथ, रेडफोर्ड के साथ जा रही है। यहाँ पे हेलेना आती है और कहती है कि वो उनके साथ तो नहीं जा सकती है, अब इनकी जो दोस्ती है शायद अब उसके आने के बाद कभी होगी तो होगी, अब तो एलिसन जा रही है। तो कहती है कि मैं तो अभी यही रहूंगी कि मेरा अभी नेक्स्ट डे एक और अपॉइंटमेंट है जहां पे मैं परफॉर्म करने वाली हूँ। अब क्लिफ और एलिसन यहाँ पे एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। एलिसन क्लिफ को कहती है कि मेरे पास एक लेटर है जो मैंने अपने हस्बैंड जिमी के लिए लिखा है, तुम उसको दे दो। यहाँ पे क्लिफ कहता है कि मैं जरूर वो लेटर दे दूंगा। उसके बाद हेलेना और क्लिफ यहाँ पे अकेले हैं, एलिसन जा चुकी है और ये दोनों सोच रहे हैं कि जब जिमी आएगा और देखेगा कि उसकी वाइफ बिना उसको बताए अपने फादर के साथ चली गई तो वो क्या करे। सो क्लिफ जो है उसे लग रहा है कि जिमी कुछ जरूर ही गंदी हरकत करे। एंड देन ही लीव्स द लेटर विथ हेलेना, और जो लेटर उसे एलिसन ने दिया था वो उस लेटर को हेलेना को देता है और वो खुद ड्रिंकिंग के लिए चला जाता है और कहता है हेलेना तुम इस लेटर को दे दो। हेलेना अब अकेले है बिल्कुल, वो रूम में इर्द गिर्द चक्कर मार रही है और तभी जिमी यहाँ पे एंटर करता है और कहता है कि मैंने अभी अभी देखा कि मेरा जो ससुर है कर्नल रेडफोर्ड वो कार ड्राइव करके मेरी बीवी को भगा के ले जा रहा है। पैसेंजर सीट पे एलिसन बैठी हुई थी और वो चली गई। तो वो पूछता है हेलेना से कि क्या सब लोग मुझसे डरते हैं जो मुझे सब छोड़ के भाग जाते हैं, और हेलेना क्या तुम एक ऐसी अकेली लड़की हो जो मुझसे नहीं डरती हो, मुझे मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो गई हो। हेलेना कहती है कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे लिए एक लेटर लिखा, पढ़ लो इसे। So when he starts to respond, she tells him there is something else he needs to know. और यहाँ पे हेलेना जो है वो कहती है कि तुम्हारी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है। अब वहां से चली गई है। जिमी को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, हालांकि वो सरप्राइज जरूर है कि ऐसा कैसे हो गया कि उसने मुझे बताया नहीं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा भी इमोशन नहीं जगता है ये सुन के कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। वो ये कहता है कि मैं अभी अभी ह्यूज की माँ से मिल के आया हूँ, 11 घंटे उसके डेथ बेड के पास बैठ के आया हूँ, मैं खुद परेशान हूँ। तो he does not care if Allison has a baby, और कोई फर्क नहीं पड़ता है।
और वो अपनी ही गालियां बकते जा रहा है, हिज रैंट इज एस्केलेटिंग, और हेलेना को रहा नहीं जाता, तो हेलेना जो है उसे थप्पड़ जड़ देती है, और उसके बाद जिमी जो है वो फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल मुंह बंद कर लेता है। हेलेना को लगता है कुछ ज्यादा ही उसने कर दिया, फिर वो उसको मनाने के लिए जाती है और देन उसे किस करती है एंड देन द कर्टन फॉल्स। तो ये पार्ट 2 जो है वो खत्म हो चुका है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद पार्ट 3। अब जो पार्ट 3 है ये काफी महीनों के बाद उसकी सेटिंग, मतलब हेलेना जो है वो काफी महीनों से अब इस घर में रह रही है और उसने एलिसन को रिप्लेस कर दिया है। अभी तक एलिसन 3rd पार्ट में घर नहीं आई है, और जब 3rd पार्ट सीन 1 शुरू होता है तो जिस तरह से पार्ट 1 सीन 1 शुरू हुआ था, जिसमें कि जिमी और क्लिफ बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और एलिसन किचन में आयरन कर रही थी, सेम सीन यहाँ पे, लेकिन अब एलिसन की जगह पे हेलेना। So after the several months, Helena effect have taken the place of Allison's around the flat. अब एलिसन की जगह पे हेलेना ने पूरा कब्जा कर दिया है घर पे, और वो सारे काम करती है यहाँ पे। So at present she is ironing the cloth in the kitchen के। और फिर यहाँ पे जिस तरह से पार्ट 1 सीन 1 में आर्गुमेंट हुआ था अबाउट द न्यूज़पेपर, फिर यहाँ पे भी होता है, बस एक ही चीज बदली है, एलिसन की जगह पे अब हेलेना है। So as usual, Jimmy embarks on a discursive rant about the many ways in which his friends, his family, his society has disappointed him. तो कहता है कि मेरे जो दोस्त हैं वो भी मुझे डिसअपॉइंट करते हैं, मेरा अपना कोई नहीं। उसकी खुद की वाइफ ने उसे डिसअपॉइंट किया, उसके दोस्तों ने उसे डिसअपॉइंट किया है, और उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसका अपना है जो उसे सुई चुभोने की कोशिश कर रहा है, कोई बाहर का नहीं है। और उसे तो शक है कि कहीं उसकी जो सासू माँ है, जो एलिसन की मदर है, उसका बहुत बड़ा हाथ है उसके घर को बर्बाद करने। उसके बाद ये जो तीनों हैं फिर से चैट करते हैं, थोड़ी इनकी कहासुनी होती है, एंड जिमी इसके बाद हेलेना को कहता है कि she is much the same way he used to speak to Allison। तो हेलेना से भी उसके जो संबंध है वो उतने अच्छे नहीं, हेलेना को भी वैसे ही वो गालियां देते रहता है। So Helena is still getting used to this behavior of Jimmy। अभी वो अच्छे से समझ नहीं पाई है कि जिमी को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि जिमी जो है कभी वायलेंट हो जाता है, कभी प्यार करने लगता है। So still she is unable to understand his original character। तो इस टाइम पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए हेलेना को अभी सीखना बाकी है, कि जिमी की वोलेटिलिटी को किस तरह से हैंडल करना है। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है ये कभी टेंशन से भरा हो जाता है और कभी प्यार से। तो स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ शिफ्ट बिटवीन whimsy एंड टेंशन। फिर यहाँ पे ये जो दोनों दोस्त हैं क्लिफ और जिमी अपने कॉमिक रूटीन के बारे में बातें करने लगते हैं, अपने बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। दिस लीड्स टू अ डांस, और उसके बाद ये डांस करते हैं। यहाँ पे इस डांस में ये हेलेना को जो है कुछ गलत गलत कमेंट्स देता है डांस करते करते, और उस डांस में ही इनकी हाथापाई हो जाती है। इट्स एस्केलेट्स टू स्कफल, और उस हाथापाई में हेलेना जो है यहाँ से भाग जाती है। ये हेलेना को छेड़ रहा होता है, इसलिए हेलेना इसके साथ भिड़ जाती है और हेलेना यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे क्लिफ कहता है कि देखो जिमी, अब मुझे लग रहा है कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। इट इज नॉट द सेम, ही रिमार्क्स, लिविंग विद हेलेना। कि हेलेना के साथ जो मुझे यहाँ पे रहना पड़ रहा है ये बिल्कुल वैसा नहीं जैसे तुम हेलेना के साथ रहे। मेरा हेलेना के साथ रहना मुश्किल हो रहा है, मैं अब यहाँ पे नहीं रह सकता, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि तुम और हेलेना किस तरह से एक दूसरे के साथ रहते हो। जिमी कहता है कि देखो दोस्त, हम हर दिन जो है एक समान नहीं होता है। इट इज नेवर द सेम ऑल द डे। One day is different from the next day. One meal is different from the last meal. One woman is different from another।
तो ये कहता है कि चीजें बदलती रहती हैं, अब इस चीज को तुम एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। क्लिफ यहाँ पे रिटरेट करता है कि नहीं, उसे अभी चेंज की जरूरत है, ही इज रेडी फॉर अ चेंज। और कह रहा है कि हेलेना जो है यहाँ पे दोनों की टेक केयर कर रही है, उसके लिए भी मुश्किल हो रहा है। सो इट इज टाइम फॉर हिम टू फाइंड अ नाइस गर्ल फॉर हिमसेल्फ। और ये बिल्कुल सही समय आ गया, क्लिफ कर रहा है कि मुझे भी एक अच्छी लड़की देख के और मुझे भी शादी कर देनी चाहिए। तो कहता है कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो अभी कहो हेलेना को, मैं बोलता हूँ हेलेना के बहुत सारे दोस्त होंगे, वो किसी भी दोस्त को बोल के तुम्हारी जो है वो सेटिंग कर देगी और तुम शादी कर लेना। लेकिन ऐसा होगा कि उस लड़की के पास पैसे तो बहुत होंगे लेकिन दिमाग नहीं। तो यहाँ पे एक सटायर है उस होने वाली उसकी वाइफ के ऊपर, विद लॉट्स ऑफ मनी एंड नो ब्रेन्स। और इसके बाद जिमी जो है वुमेन के ऊपर बहुत गंदी गंदी बातें बोलता है, एंड ही थिंक्स दैट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम मेन। और कहता है कि जो औरतें हैं इनको आदमियों के रिच से, नाउ ही इज कोटिंग द लाइंस फ्रॉम पैराडाइज, आई मीन द बाइबल, जहाँ पे एडम की रीप से ईव को निकाला गया था। सो दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेन, और बिकॉज उनको रिच से निकाला गया है तो उनका जो दिमाग है, जो उनकी बुद्धि है, मेन के जितना नहीं है, यहाँ पे जिमी कहना चाहता है। सो हाउ यंग मेन डोंट डाई फॉर ऑनरेबल कॉज। कहता है कि जो लड़के हैं वो किसी ऑनरेबल कॉज के लिए नहीं मरते, रादर ये जो लड़कियां होती हैं ये इनको मजबूर करती हैं मरने के लिए। दे जस्ट लीड देम टू डेथ। ये जो विमेन होती है इनका काम होता है अपने प्यार में फंसाना, और फंसाने के बाद उन्हें मौत के घाट उतार, मौत की जिंदगी देते। और तभी जब जिमी ये सब बड़बड़ाता है तो हेलेना यहाँ पे रीएंटर करती है, और यहाँ पे वो क्लिफ को उसका शर्ट आयरन करके धो के दे देती है कि भाई तुम्हारे शर्ट है ले लो। और क्लिफ यहाँ से अब वो अपने शर्ट को लेकर चला जाता है, और हेलेना और जिमी अब साथ में। अब जो जिमी है वो हेलेना से कहता है कि सी इज अ वर्दी ओपोनेंट। ओपोनेंट मींस वाइफ की ओपोनेंट, मतलब वो काफी वर्दी है। वाइफ के जाने के बाद उसने काफी ध्यान रखा है जिमी का। और हेलेना यहाँ पे कहती है कि मैं भी तुम्हें उतना ही चाहती हूँ जितना तुम मुझे चाहते हो। सो सी टेल्स हिम सी लव्स हिम। और यहाँ पे थोड़ा रोमांटिक हो जाते हैं, और उसके बाद वो एक तैयारी करते हैं कि थोड़ा बाहर जाके इवनिंग का मजा लेते हैं। और तभी यहाँ पे क्लाइमेक्स आ जाता है, एलिसन आ जाती है बिना किसी को बताए। जिमी इज टोटली शॉक्ड और हेलेना से कहता है, turns to Helena and tells her a friend is here to see her। और वो कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड ऑलरेडी है यहाँ तुम्हें देखने के लिए, इसका मतलब मेरी जरूरत नहीं। तो स्टिल ही इज हैविंग वेरी क्रूअल टू हिज वाइफ। और कहता है कि तुम्हारी दोस्त जो है तुम्हें रिसीव करेंगे, और वो वहां से चला जाएगा। उसके बाद हेलेना और एलिसन एक दूसरे को घूरते हैं। अब उसके बाद जो है ये सीन यहाँ पे खत्म हो जाता है। लास्ट सीन आता है यहाँ पे पार्ट 3 सीन 3। कर्टन यहाँ पे अराइव होता है, एलिसन और हेलेना यहाँ पे साथ साथ हैं, और वो सुनती हैं फिर से जिमी जो है वो ट्रम्पेट बजा रहा है। एलिसन जो है वो अपोलोजाइज करती है। एलिसन को लगता है कि इस घर को हेलेना ने कब्जे में कर लिया है और जिमी इस हेलेना के साथ खुश है, तो मैंने यहाँ पे आपके पाप कर दिया। सो शी इज अपोलोजाइजिंग कि मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, मैंने आके तुम दोनों के प्यार में जर हो। तो कह रही है कि मैंने बहुत क्रूअल काम किया, अनफेयर काम किया, उसे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। एंड शी सेज शी इज नॉट वेरी श्योर ऑफ कि आखिर वो आई ही क्यों यहाँ, क्या चाहिए उसको यहाँ। और कहती है कि मेरे नहीं रहने के बाद भी इस फ्लैट में कोई बदलाव नहीं आया, स्टिल द फ्लैट इज देयर वेयर इट वाज। तो इस मेरे नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलेना कहती है एलिसन से कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया है आके, और ये तुम्हारा ही तो डिसीजन था कि तुम इस घर को छोड़ के अपने फादर के साथ मायके चली गई, तो वो भी गलत नहीं था, और आज तुम आ गई हो तो ये भी गलत नहीं। आखिर जिमी तुम्हारा पति है और तुम इसकी वाइफ। So as the two women are talking, both deferent to each other,
नाउ एलिसन जो है वो हेलेना से कहती है कि वो काफी अशेम्ड फील कर रही है, वो एम्बैरेस्ड फील कर रही है कि वो यहाँ पे आ रही है। फिर वो कहते कि नहीं, तुम यहाँ पे इसीलिए आई हो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्यार कहीं ना कहीं जिमी के लिए है, एक सिंसियर प्यार है तुम्हारे दिल में, और तभी तुम अपने हस्बैंड के पीछे आई। बट यहाँ पे वो दोनों मिलके कहती हैं कि जिमी बिल्कुल सुधरने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि वजह ये है कि वो गलत टाइम पे पैदा हुआ, इसलिए वो बदलना नहीं चाहता। Then Helena tells Alison that as of this moment, हेलेना कहती है कि उसका जिमी के साथ रिलेशनशिप जो था अब वो खत्म हो चुका है। And she had known what she was doing was wrong. यहाँ पे हेलेना जो है वो कन्फेस करती है कि अभी तक वो जो जिमी के साथ करती आ रही थी वो सब कुछ गलत था। But seeing Alison has cemented it irrevocably. अब एलिसन आ चुकी है तो अब हेलेना को लगता है कि अब उसका पत्ता साफ है। So not to make room for Alison to come back, Helena is noting that Alison should do as she pleases. Alison को कहती है कि अब तुम्हें जो मर्जी आए वो तुम करो, मैं अब यहाँ से चली जाती। But because he is no longer wants to participate in such a translation, अब वो कहती है कि मैं इन कबाब में हड्डी अब नहीं बनना चाहती। और फिर वो पूछती है कि अच्छा ये बताओ कि तुम तो प्रेग्नेंट थी, तुम्हारी प्रेगनेंसी का क्या हुआ? तो यहाँ पे वो रिवील करती है कि जिस तरह से मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मेरा बेबी जो है मिसकैरेज हो जाएगा, तो मेरा मिसकैरेज। So Helena tells Alison she thought it felt like a judgment on the relationship. तो यहाँ पे हेलेना कहती है कि शायद जिस तरह से तुम्हारा बेबी मिसकैरेज हो गया, तो ये इंडिकेट कर रहा है, ये एक जजमेंट दे रहा है कि तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का रिलेशनशिप भी खत्म हुआ। एलिसन कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मेरा मिसकैरेज हो गया तो मेरा हस्बैंड के साथ मेरा रिलेशन खत्म हो गया, ऐसा कोई जजमेंट नहीं है। ये जो साइन है कि मेरा मिसकैरेज हो गया, ये कोई जजमेंट नहीं है। हेलेना कहती है कि अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं, अब तुम बदल चुकी हो और मुझे यहाँ रहने की मर्जी नहीं है। सो शी इज लिविंग लाइफ। एलिसन कहती है कि नहीं, तुम रह लो, तुम्हारी मर्जी है तो, क्योंकि जिमी को तुम्हारी जरूरत है, मुझे पता है कि जिमी और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है, तो जिमी को तुम्हें जरूरत है, तुम चाहो तो यहाँ पे रह सकते। जब ये बातें कर रहे हैं तो यहाँ पे जिमी का जो ट्रम्पेट है और जोर से बजने लगता है, और हेलेना जो है काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है उस म्यूजिक को सुन के और जोर से चिल्लाती है, जिमी ये ट्रम्पेट की आवाज बंद करो। Now Jimmy enters and learns for the first time कि एलिसन अब यहाँ पे आ चुकी है और एलिसन का मिसकैरेज हो चुका है। अब चूंकि बच्चे को लेके नहीं आई है तो पता तो था यहाँ पे जिमी को कि वो प्रेग्नेंट है, तो यहाँ पे उसे पता लगता है कि उसका मिसकैरेज हो चुका है। हेलेना जिमी से पूछती है कि अब तुम्हारे लिए इसके क्या मायने, जब तुम जानते हो कि तुम्हारी बीवी का मिसकैरेज हो गया तो तुम क्या रिस्पॉन्ड करोगे? जिमी कहता है कि ये मेरे लिए कोई फर्स्ट लॉस नहीं है, इस तरह के लॉस मैंने बहुत सारे देखे हैं जिंदगी में। एलिसन यहाँ पे रोने लगती है और कहती है मेरे लिए तो ये पहला लॉस था। हेलेना जो है यहाँ पे कहती है कि मैं जा रही हूँ, मेरा 7:15 का टाइम है, मुझे लंदन वापस जाना होगा। हेलेना चली जाती है और हस्बैंड वाइफ जिमी एलिसन दे आर लेफ्ट अलोन, और यहाँ पे इनका थोड़ा सा आर्गुमेंट चलता है। जिमी यहाँ पे कहता है कि he knows he has lost much. जिमी कहता है कि मुझे पता है कि मैंने जो कहा था कि तुम्हारा अबॉर्शन हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, तो अब वो तो हो गया, but he thought if she loved him it could not match with him. फिर भी उसे अंदर से इच्छा है कि फिर भी अगर वो चाहे तो उसे प्यार कर सके। एलिसन इस बात पे रोने लगती है और वो कहती है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। एक बच्चा था, वो भी चला गया, मिसकैरेज हो गया, तो अब उसके पास उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। एंड शी इज क्रॉलिंग इन द मड एट लास्ट। उसके बाद वो कोलैप्स हो जाती है, बेड पे गिर जाती है, चिल्लाने लगती है। फिर जिमी जो है वो भी पिघल जाता है, फिर इसे उठाता है और दोनों गले लगाते हैं। एंड दे टॉक अबाउट देयर गेम स्क्विरल एंड बियर्स। वो अपना पपेट निकालते हैं स्क्विरल और बियर का, और उनका जो गेम है वो शुरू हो जाता है, और इसी गेम के साथ ये प्ले जो है वो खत्म हो जाता है। तो जो प्ले की एंडिंग है दैट एंड्स विद बियर एंड स्क्विरल प्ले।
तो अभी आपको सिग्निफिकेंस समझ आ गया होगा कि स्पियर और बेयर जो हैं ये तभी लाइट में आते हैं जब दोनों के रिलेशन काफी अच्छे। ओके, सो दैट्स इट अबाउट द क्ले। इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, क्योंकि इस क्ले के बारे में ओके, तो यहाँ से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। प्लीज रिप्लाई और आंसर इन द चैट बॉक्स। Okay, so he wrote this kitchen sink drama, Look Back in Anger, John Osborne. Okay, next. Yes, it was jointly written by John Osborne along with Anthony Crichton. Yes, you are absolutely right. Existing affected drawing room comedies के against में reaction था। मैंने बताया था कि ये जो एंग्री यंग मैन मूवमेंट था, ये ड्राइंग रूम कॉमेडी जो कि विक्टोरियन एज का बहुत ही फेमस जॉनरा हुआ करता था, उसके अगेंस्ट में ये रिएक्शन था। हालांकि ये आज के सिलेबस से नहीं है सवाल, बट फिर भी देखते हैं कि आप बना पाते हैं कि नहीं। Yes, ये जो quotation है, that postmodernism started on 15th of July 1972 at 3:32 p.m. ये चार्ल्स जेम्स का ये डिक्लेयर किया था। तो जिन्होंने भी चार्ल्स जेम्स आंसर दिया है वो सही है। एब्सोल्युटली राइट। लेट कैपिटलिज्म से क्वेश्चन जो आया था पिछली बार यूपीएससी में, और उसका जो राइट आंसर था वो था फ्रेडरिक जेनसन। तो ये भी फ्रेडरिक जेनसन बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन जॉन ऑसबॉर्न के। Obviously right, Deja Vu is the sequel of Look Back in Anger. So this is baby question, जिमी पोर्टर किसका कैरेक्टर है? तो ये नेट के एग्जाम में आया हुआ था 2011 में। ये देख लेते हैं थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का, who is not associated with theater of the absurd. सेवन पैकेट्स हैं यहाँ पे, टॉम स्टोपार्ट हैं, जॉन ऑसबॉर्न एंड जॉन फोर्ड हैं।
जॉन फोर्ड इज फ्रॉम थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, जॉन ऑसबॉर्न थिएटर ऑफ द एब्सर्ड से नहीं है। अभी अभी हमने जॉन ऑसबॉर्न पढ़ा है, कहीं भी मैंने थिएटर ऑफ द एब्सर्ड की बात नहीं। He was a realist. He was writing the problem plays. Okay. फर्स्ट प्रीमियर कब किया गया था पुटबैक इन एंगर? Absolutely right. 1956 में it was premiered and 57 में it was published. Yes, it is the best example of kitchen sink drama. Priya, Ranjita, Jyoti, all of you are absolutely right. Angry Young movement के मैंने बताया था जो initial members थे, initial contributors थे, not the members, जो contributors थे वो थे Kingsley Amis and John Osborne. ये फिर से क्वेश्चन आया था 2012 में। यहाँ पे जिन्होंने डी आंसर दिया है अर्नोल्ड वेस्टर, डेलनी और जॉन ऑसबॉर्न, ये सही आंसर है इसका। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड। सर